हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज बच्चों मैं आपके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, देश की प्रतिष्ठा। एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर थे। वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्हें खाने के लिए कहीं भी फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन थे। तभी गाड़ी स्टेशन पर रुकी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, पर फल नहीं मिले। उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, जापान में शायद फल नहीं मिलते। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक जापानी युवक ने उनके ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह वहाँ से भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी रामतीर्थ ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। स्वामी जी के बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, यदि आप इसका मूल्य देना चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से मत कहना कि जापान में फल नहीं मिलते। युवक का यह उत्तर सुनकर स्वामी जी मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। बच्चों, इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना पढ़कर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी दूसरे देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन उसने सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए ली। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, पुस्तकालय। पुस्तकालय का अर्थ होता है लाइब्रेरी, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें होती है ना। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे, जिन्हें उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। पास बैठे एक जापानी विद्यार्थी ने उसे ऐसा करते देख लिया और पुस्तकालय के अधिकारी को इसकी सूचना दे दी। अधिकारी ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, किंतु मामला यही नहीं रुका। उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर लिखा गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, साथ ही इसके देश के निवासियों का प्रवेश भी वर्जित है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, वर्जित। वर्जित का अर्थ है मना करना, यानी आने की अनुमति ना होना। जहाँ एक ओर पहले युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। बच्चों, हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो केवल हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का भी मस्तक नीचा हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। इसके विपरीत, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही मस्तक ऊंचा नहीं होता, बल्कि हमारे देश का भी नाम ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन? यदि हाँ,
तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं? अपने घर, विद्यालय, गली को गंदा करते हैं? पार्क, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में सीढ़ियों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और बसों और खेलों में धक्का मुक्की करते हैं? निमंत्रण मिलने पर विलंब से पहुंचते हैं? बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, विलंब। विलंब का अर्थ होता है देर से, या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट आचरण के विपरीत आचरण करते हैं। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, आचरण। आचरण यानी व्यवहार, बिहेवियर। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के मान सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ रहा है और संस्कृति की भी सुरक्षा हो रही है। तो प्यारे बच्चों, आप शिष्टाचार बने, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बोलें और अच्छा बिहेव करें। आप इस पाठ से ये सब सीखकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। इसे पढ़ें और अभ्यास करें।